Hello, my dear kids. How are you all? Dear students, your Amrita ma'am is back now with the lectures again. And we are now today going to continue with the aves portion of Animal Kingdom. I was not able to take classes from last few days, we can say over a week. I was not there. But now I will be there, continuous with you all. And we'll complete the syllabus. We'll try to complete it in the stipulated time given period. आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस सम ऑफ द थिंग्स जो कि नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायर्ड हैं अभी इस स्टेज पे. बीइंग अ फैकल्टी आई नो मेनी थिंग्स. देर आर सम ऑफ माई स्टूडेंट्स हु आर नाउ selected in AFMC as well as other very good medical colleges all over the India, and I am very happy to announce that my students are doing well. I hope that you all will also make me proud in the very next year. Please be very much focused with your preparation. ठीक है, it should not be affected by any of the causes. कोशिश करें अपने प्रिपरेशन के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट रहने के लिए. चालू करते हैं हम लोग पढ़ना अभी. एव्स क्या होता है? सभी लोग जानते हैं व्हाट आर एव्स एंड व्हाट आर बर्ड्स. सभी जानते हैं. ठीक है, अगर मैं बोलूं कि एक बर्ड को, एक चिड़िया को डिफाइन करके बताओ, सो लाइक हाउ यू विल बी एबल टू डिफाइन एव्स. ये बताओ मुझे कि अगर बर्ड्स को डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन कर सकती हूँ. तो मैं ये बोलूंगी आप लोगों से कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ. तो यू विल से मैम बर्ड्स के पास में एक बीक होती है, उनके पास में फेदर्स होते हैं, उनकी बॉडी ऐसी शेप में होती है कि वो फ्लाई कर सके, उनके 2 पैर होते हैं, जनरली होते हैं. ठीक है, उनके पास 2 विंग्स होते हैं. ठीक है, ये कुछ एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स. फिर वो कहाँ रहती है तो हम बोलेंगे बर्ड्स कैन बी एरियल, हवा में दिख सकती हैं. हमें बर्ड्स जो है लैंड करती हैं जब टेरेस्ट्रियल, तो हम बोलेंगे जमीन पे भी आके बैठ सकती हैं, पेड़ पे भी बैठ सकती हैं, एंड मेनी अदर प्लेसेस, राइट, बिल्डिंग्स पे बैठ सकती हैं. एंड वी कैन ऑल्सो से दैट देयर आर सम ऑफ द बर्ड्स जो कि मतलब एक्वेटिक हैं. ठीक है, वो पानी में तैरती हुई नजर आती हैं, डक हो गई जैसे कि. तो इस प्रकार से द बर्ड्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, डेफिनेटली ऑक्यूपाइंग डिफरेंट हैबिटेट्स ऑल्सो. तो यहाँ पर अगर मैं एव्स की डेफिनेशन देना चाहूँ आप लोगों को, ठीक है, तो ध्यान से देखना. एव्स आर ऑल्सो ट्रूली टेरेस्ट्रियल. सही बात है कि नहीं? वो हो जाएंगे ट्रूली टेरेस्ट्रियल, मतलब कि जमीन पे, मतलब कि लैंड पे रहते हैं मोस्टली. ठीक है, ट्रूली टेरेस्ट्रियल. पर मैं ये बोलूंगी ट्रूली टेरेस्ट्रियल किस रिस्पेक्ट में बोल रही हूं मैं, क्योंकि वो होते हैं एमनियोट्स. और ये मैंने आप लोगों को रेप्टाइल पढ़ाते समय बता दिया था कि एमनियोट्स क्या होता है. ठीक है, जिनके पास एमनियन होती है उनको एमनियोट्स बोलते हैं. ट्रूली टेरेस्ट्रियल, एक और शब्द बोलूंगी मैं, फेदर्ड क्लैड बॉडी. फेदर्ड क्लैड, फेदर्ड मतलब कि फेदर्स प्रेजेंट है. क्लैड का मतलब क्या होता है? क्लॉथ की तरह. उनकी पूरी बॉडी के ऊपर क्लॉथ की तरह एक फेदर्स की कोटिंग प्रेजेंट है, एक लेयर प्रेजेंट है, फेदर्स प्रेजेंट है. ठीक है, फेदर्ड क्लैड, ट्रूली टेरेस्ट्रियल, फेदर्ड क्लैड, एरियल वी कैन से, और flying vertebrates. ठीक है, vertebrates. But this cannot be the definition for all the birds, क्योंकि there are some of the birds which are not able to fly, as in we are able to right now see over here in front of us the ostrich is running, right, and this ostrich is not able to fly. इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमेशा ही जरूरी नहीं है कि सारी बर्ड्स फ्लाई करें. तो मैं यहां पर एक शब्द लिख देती हूं, विथ एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस आर देयर. ठीक है, एक्सेप्शंस जैसे कि ऑस्ट्रिच. समझ आ गया? तो ये एक बेसिक जनरलाइज बात हमने देखी एव्स के बारे में. तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर में क्या हो जाएगा? एक बात हमने बोला फेदर्ड क्लैड बॉडी, तो हम यहां देखते हैं presence of feathers and most of them can fly except the flightless birds like ostriches, struthio. ठीक है, रिया, RHEA वाला रिया है ये. ठीक है, ये सब नहीं उड़ सकते. ओके, दूसरी बात, क्या इनके पास में एक हमारी तरह जॉ अपैरेटस नजर आता है और उसमें टीथ हो? Birds do not show the presence of teeth except those birds जो कि एक्सटिंक्ट हो गई हैं. जैसे कि एक बर्ड का मुझे नाम याद आ गया, इसलिए मैं बता देती हूँ. हेस्पेरोर्निस एक बर्ड थी जिसके पास दांत थे. ठीक है, मैं लिखूं उसको, रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ ध्यान रखो हेस्पेरोर्निस. चलो ठीक है, स्पेलिंग याद आ जाएगी तुम लोग को. रुको, कहाँ गया यार, ये रहा. हेस्पर, हेस्पेरोर्निस. ठीक है,
ये एक ऐसी बर्ड थी ना जिसके पास में दांत थे जॉज में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन की बर्ड्स जो है वो रेप्टाइल्स से इवॉल्व हुए हैं, क्योंकि रेप्टाइल्स के पास में दांत होते हैं, बर्ड्स के पास में दांत नहीं होता है। लेकिन एक आधी ऐसी बर्ड जो कि एक्सटिंक्ट हो गई जिसके पास में दांत देखने को मिले, ठीक है। तो जनरलाइज तौर पे बोलेंगे इनके जॉ अपैरेटस हमारी तरह नहीं होता, मैमल्स की तरह, ना रेप्टाइल्स की तरह होता है। इनफैक्ट इनके पास में बीक होती है, और वो बीक जो होती है ना, वो हम बोलेंगे कि क्यूटिकल से कवर्ड, मतलब एक लेयर होती है बीक के ऊपर, शीथ के जैसी लेयर होती है जो कि केराटिनाइज्ड होती है, ठीक है। बीक हमेशा आपने देखी होगी थोड़ी सॉलिड और रिजिड टाइप की होती है, ऐसे सॉफ्ट सी बीक नहीं होती है इनकी, रिजिड बीक होती है, ठीक है, जो कि फूड को लेने के काम आती है बेसिकली। तो बीक से सराउंड होता है इनका माउथ अपर्चर, जिसके थ्रू ये लोग फूड को इनटेक करते हैं। पैरेट देखा, पैरेट कैसे स्क्रैप कर लेता है फ्रूट्स को अपने बीक की मदद से, ठीक है। फिर आती है बात इनके 4 लिम्स। तो 4 लिम्स इनके पास होते हैं, पर वो मॉडिफाई हो जाते हैं स्पेशलाइज तरीके से, वो विंग्स बना लेते हैं, ठीक है। तो 4 limbs are modified into wings in case of almost all the aves we will say, or we will say in all the aves, ठीक है। पर ये ध्यान रखना कि विंग्स और फेदर्स में डिफरेंस होता है। विंग 4 limb की मॉडिफिकेशन है, ठीक है, और फेदर एक्सटर्नली प्रेजेंट एक्सोस्केलेटन का पार्ट है। पता नहीं क्यों काफी सारे बच्चे फेदर्स को ही विंग्स बोल देते हैं। I don't know what kind of imagination that they have, but yes, I have seen there are students जो कि feathers को wings बोलते हैं। भाई साहब, feather is a part of exoskeleton and wings is a part of endoskeleton. Wings is actually a modified 4 limb. Feather is actually an outer thing. Feather झड़ सकता है, wing झड़ नहीं सकता है, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई सभी लोगों को aves के बारे में। कुछ एक चीज है, I have shown one of the images over here in which you are able to see that there are how many different kinds of beaks patterns can be present, right? Depending upon what kind of food they are eating. जैसे कि बहुत लंबी चोंच वाले जनरली क्रेन्स वगैरह हम लोगों को मछलियां पकड़ते हुए नजर आते हैं, ठीक है। ऐसे छोटी छोटी सी बीक वाली स्पैरोज, छोटी छोटी सी बीक वाली स्पैरोज ग्रामिनिवोरस टाइप होती हैं, सीड ईटिंग टाइप की बर्ड्स होती हैं, ठीक है। तो देखो ये जर्नलिस्ट हो सकती है, ऐसे बीक इसकी, इंसेक्ट कैचिंग थोड़ी सी शार्प होगी, है ना, पेड़ में से इंसेक्ट उठा सकती है, सरफेस स्किमिंग हो सकती है, ऐसे मल्टीपल टाइप की इनके पास में बीक प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। अब एक बात बोलते हैं हम लोग हमेशा, वो ये बोलते हैं दैट द बर्ड्स आर और द एव्स आर बेसिकली ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, मतलब कि रेप्टाइल को बहुत सुंदर बना दिया जाए तो वो बर्ड बन जाएगा, ठीक है। मतलब कि रेप्टाइल से ओरिजिनेट हुए हैं, समवेयर वी आर ट्राइंग टू से दिस, ठीक। तो वी विल से दैट कैसे मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल में ये रेप्टाइल से ही ओरिजिनेट हुए। तो एक तो एग्जांपल आप लोगों को मैंने हेस्पेरोनिस का दिया, जो कि मैंने बताया कि वो उसके पास बीक के अंदर टूथ की प्रेजेंस बताती है कि कहीं ना कहीं रेप्टाइल से ओरिजिनेट हुए बर्ड्स, बराबर। एक और पॉइंट देखो, हाइंड लिम अगर आप देखोगे तो ये हाइंड लिम एक बर्ड का हाइंड लिम है, लेकिन क्या मैं ये बोलूं कि हमें यहाँ पर हाइंड लिम के ऊपर प्रेजेंस ऑफ स्केल्स देखने को मिल रही है, और स्केल्स की प्रेजेंस वाज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेप्टाइल्स आल्सो। If you are able to relate to, I am just showing you the image of snake over here. Are you all able to see that there are scales on the surface of snake? Similar kind of scales are present in the hind limb of all the birds, indicating that the birds originated from reptilia. ठीक है, तो the hind limbs generally have scales and modified for walking, swimming, clasping the tree branches. बहुत कुछ, ठीक है। मतलब कि कुछ एक बर्ड्स जो है वो पर्च कर सकती हैं, पर्चिंग, लैंडिंग ओवर दी ट्री ट्विग्स, ठीक है। पतली पतली ब्रांच, मोटी मोटी ब्रांच पेड़ पे बैठी होती है, लेकिन जनरली चल भी सकती है, जैसे कि अभी हमने ऑस्ट्रिच को चलते हुए देखा, स्विमिंग करते हुए डक हो सकती है ना, ऐसे करके हाइंड लिम्ब मल्टीपली मॉडिफाई हो सकते हैं। पेंगुइन, पेंगुइन सबने देखी है, पेंगुइन तो 2 पैर पर चलने वाली होती है, मतलब फिर भी वो वॉकिंग हो गई, ठीक। स्किन इज ड्राई विदाउट एनी ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड्स एट द बेस ऑफ टेल, a very similar characteristic of as that of the reptilia. Reptilia के पास में स्किन थी, ड्राई थी, कॉर्निफाइड थी, ग्लैंड्स नहीं थे, ठीक है। बर्ड्स के पास में स्किन है, ड्राई है, कॉर्निफाइड भी है, परंतु ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं है। परंतु एक एक्सेप्शनल ग्लैंड इनके पास में प्रेजेंट है, और उसको हम लोग बोलते हैं प्रीन ग्लैंड, उसको बोलते हैं हम लोग प्रीन ग्लैंड, जो कि बेस ऑफ टेल पर प्रेजेंट होता है। इसको मैं पॉइंट करके बता रही हूँ, ये हमें एक बेबी बर्ड दिख रहा है, ठीक है, द यंग बेबी बर्ड, उसको देखो,
यहाँ पर इसके पास फेदर्स नहीं है ना, इसीलिए आसान होता है प्रीन ग्लैंड को देखना, इसलिए हमने ये वाला फोटोग्राफ लिया है। तो यहाँ पर हम लोग को एक ग्लैंड नजर आ रहा है जो कि उठाव है छोटा सा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीन ग्लैंड। अगर आप लोगों को ठीक से नजर नहीं आ रहा है तो आई विल जूम इट वंस so that it will become a little clear to you all. See, this is a gland called as the preen gland over here. ठीक है, ये प्रीन ग्लैंड एक ऐसी सिक्रेशन देता है जो कि इनके टेल फेदर्स को लुब्रिकेट करने में हेल्प करती है, ताकि जब ये उड़ते हैं तब इनके टेल फेदर्स बहुत ज्यादा ड्राई आउट ना हो जाएं, क्योंकि अगर टेल फेदर्स बहुत ज्यादा ड्राई आउट हो जाएंगे और लुब्रिकेटेड नहीं होंगे तो समवेयर इनके उड़ने में फेदर्स ही आपस में रिपल्शन क्रिएट कर देंगे। ठीक है, फ्रिक्शन हो जाएगा उनके बीच में। इसीलिए टेल को लुब्रिकेट करने के लिए, टेल फेदर्स को लुब्रिकेट करने के लिए इनके पास में ऑयल ग्लैंड्स की प्रेजेंस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीन ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल। ठीक है, दिस इज डन। देन बात आती है क्या इनका एंडोस्केलेटन बोनी होगा कि इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस होगा। तब इनका एंडोस्केलेटन डेफिनेटली बोनी होगा, पर इसीलिए हम ऑसिफाइड बोल देंगे। ऑसिफिकेशन समझते हो ना, OS का मतलब होता है बोन। ठीक है, इसीलिए इनका एंडोस्केलेटन बिल्कुल बोनी होगा, पर ये मत बोलना कि इनका एंडोस्केलेटन ऐसा बोनी होगा जैसे कि रिजिड बोनी मैमल्स में होता है। ऑफ कोर्स नॉट। इनका एंडोस्केलेटन लाइट वेट होना चाहिए, और लाइट वेट एंडोस्केलेटन होने के लिए बोन के अंदर बहुत सारे एयर फिल्ड कैविटीज होने चाहिए, और इसीलिए हम बोल देंगे इनकी बोन होगी न्यूमैटिक बोन, हवा से भरी हुई बोन। लाइट वेट प्रोवाइड करने के लिए, बायोएंसी एक तरीके से प्रोवाइड करने के लिए, ताकि ये बर्ड्स फ्रीली हम बोलें कि फ्लाई कर सकें, और जो फ्लोटिंग वाली हैं डक वगैरह वो फ्लोट भी कर सकें। ठीक है, तो एयर कैविटीज होती हैं इनके बोन में, इनकी बोन होती है न्यूमैटिक फुली ऑसिफाइड बोन, है ना। कभी भी गलती से ये मैं बोलना कि ऑसिफाइड ही नहीं होती है बोन, बोन तो हड्डी वाली ही होती है, लेकिन होती कैसी है वो होती है न्यूमैटिक। दिस इज डन। हॉलो बोन्स वाली बात समझ आ गई। अब मैं तुम लोगों को एक अच्छी इमेज दिखा रही हूँ, ध्यान से देखो। ये मैंने एक बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट एक साइंटिस्ट का दिया था यहाँ पे। बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, कैसे ग्लोरीफाई हुए होंगे समझना, देखो ध्यान से। ठीक है, रेप्टाइल देखो तो कैसे दिख रहा है, जम नहीं रहा अच्छा नहीं लग रहा, कैसे लग रहा है, अजीब सा। ठीक है, रेप्टाइल दिख रहे हैं। डायनासोर पत्ती खा रहा है। ठीक है, फिर पत्तियों के ऊपर चढ़ना चालू हो गया, पेड़ पे चढ़ना चालू हो गया, पेड़ पे बैठना चालू हो गया, पेड़ से जंप करने के बाद में दूसरे पेड़ पे बैठना चालू हो गया। ये जंपिंग, ठीक है, लैंडिंग, ठीक है, क्लाइंबिंग, ये धीरे धीरे चीजें जो है ना, ये अडेप्टेशंस के थ्रू इनकी बॉडी फ्लाइंग कैटेगरी में आने के लिए अडेप्ट हो गई। इनके पास विंग्स बन गए, इनके पास में फेदर्स बनना स्टार्ट हो गए। समझ रहे हो बात को? तो ये सब चीजें हुई, इससे हम बोलेंगे सम ऑफ द रेप्टाइल्स गॉट कन्वर्टेड इनटू बर्ड्स। ठीक है, मेकिंग अ टोटली डिफरेंट वी कैन से क्लास कॉल्ड एज एव्स। ठीक, तो देखो क्लाइंबिंग, फिर जंपिंग, लैंड कर रहा है, नीचे गिरेगा। ठीक है, 500 रुपए देके, ओके। फिर ग्लाइडिंग है ना, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, फिर फ्लाइंग, ऐसे करते करते ये ग्लोरीफाई होके रेप्टाइल्स ही बर्ड्स बन गए, कुछ एक, सारे नहीं। आ गया। अब आती बात इनकी इंटरनल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स की। हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम बर्ड्स का होता है कंप्लीट टाइप का, ठीक है, लेकिन इनके पास में क्या चीज एक्स्ट्रा होती है वो समझते हैं। बर्ड्स के पास दांत नहीं होते चबाने के लिए। अब कोई चीज किसी के पास दांत नहीं चबाने के लिए, तो मुझे बताओ डायरेक्टली एक मूंग का बीज मान लो, या मूंग की दाल हो गई जो, या तुम मानो कोई से भी सीड हो गया, ठीक है, या हम मान लेते राइस हो गया या व्हीट हो गया, ऐसा भी कुछ इन्होंने खा लिया, तो वो कितना सॉलिड है, इतना कड़क इनके एलिमेंट्री कैनाल के इंटेस्टाइन पोर्शन से अब्जॉर्प्शन, दिस इज नॉट पॉसिबल। We need to soft the food. We need to soften the food. Somewhere for softening the food, then we need to crush the food as well, so that some of the things should be easily mixed up with the digestive enzymes and juices, right? For that purpose, they have two additional chambers called as a crop and a gizzard. The crop will be actually helping them in softening the food substance, whatever they are eating. Beak से खाना खाया, फेरिंग्स में पहुंचा, मतलब माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, फिर क्या आना चाहिए, क्रॉप आ जाएगा, वहां वो खाना पड़ा रहेगा। डाइजेस्टिव एंजाइम्स की एक्शन होगी, वो खाना सॉफ्ट होगा और सॉफ्ट फूड को गिजार्ड में पहुंचाएंगे। गिजार्ड इनका क्रशिंग टाइप का होगा, वो अंदर से क्रशिंग करेगा फूड की, और
क्रश होने के बाद में ये फूड जो है पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबको समझ आ गया होगा? प्रोबेबली यस। ठीक है, सो लाइक दिस इज डन, यू आर ऑल एबल टू सी दैट दिस इज अ कोलम्बा ओवर हियर, पिजन। बक्कल कैविटी दिख रही है सबको? ठीक है, बक्कल कैविटी के बाद हम लोग को दिख रहा है ईसोफेगस, ये देख लो, है ना। ईसोफेगस के बाद हम लोग को दिख रहा है क्रॉप। ये क्रॉप एक डायलेटेड सैक है, डायलेटेड सैक है क्रॉप। ठीक है, फॉर स्टोरेज एंड सॉफ्टनिंग ऑफ फूड। ठीक है, फॉर स्टोरेज एंड सॉफ्टनिंग ऑफ फूड। ओके, then we are all able to see the gizzard over here, where it is, here it is, here it is. Okay, gizzard will help in crushing of the food, and then we are able to see the small intestine and the large intestine and everything else, जो कि नॉर्मल होता है वो, लेकिन ये बात ध्यान रखने की थी इसीलिए अलग से बताते हैं इसको हमेशा। नेक्स्ट आता है फिर इनके पास में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कैसा? क्या इनके पास में 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है? हाँ बिल्कुल, इनके पास एक कंप्लीट 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, एक कंप्लीट 4 चेम्बर्ड हार्ट की प्रेजेंस होती है इनके पास में, जो कि इनको बना देता है वार्म ब्लडेड। क्या बना देता है? वार्म ब्लडेड। जिनके पास में 4 चेम्बर्ड हार्ट है उनका वेनस ब्लड और आर्टेरियल ब्लड एकदम सेपरेटेड है, मतलब कि उनका वेनस ब्लड कभी भी आर्टेरियल ब्लड के साथ मिक्सअप नहीं हो रहा है बिना कारण के। ठीक है, देयर आर 2 डिफरेंट कंप्लीट portions of heart, we can say. One is on the right side, one is on the left side. Right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle, keeping the blood of 2 different categories, that is, one is deoxygenated, one is oxygenated, in separate portions. ठीक है, not allowing the blood to mix up. Thereby we will say that these organisms are going to be the warm blooded or homeotherms. Is this clear? ठीक है, ये समझ आ गया। एंड दे आर गोइंग टू मेंटेन अ प्रॉपर आइडियल बॉडी टेम्परेचर एज अ कांस्टेंट। बर्ड्स कभी भी अपना बॉडी टेम्परेचर आसपास के एटमॉस्फेयर से अफेक्ट नहीं होने देती हैं। बर्ड्स हमेशा अपना एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रखती हैं, बाहर ठंड हो चाहे गर्मी हो, उनका फिक्स टेम्परेचर रहता है, जैसे कि मैमल्स का होता है वैसे। ठीक है, बर्ड्स के हार्ट और ह्यूमन के हार्ट में क्या ज्यादा डिफरेंस होता है? क्या एक डिफरेंस हम लोगों को नोटिसेबल डिफरेंस है, और वो पॉइंट आउट भी हो जाता है कई बार क्वेश्चंस में आता है, क्योंकि वो ये होता है कि हमारे पास जब भी हम लोग हार्ट का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम लोग एओर्टा बनाते हैं लेफ्ट एट्रियम की तरफ मोड़ के, बराबर। जैसे कि हमने हार्ट बनाया ह्यूमन का, तो हम जब भी एओर्टा निकालते हैं तो हम लोग कुछ इस प्रकार से एओर्टा को बाहर निकालते हैं, ऐसे ही करते हैं, फिर एओर्टा की ब्रांचेस बनाते हैं, बराबर। ये होता है लेफ्ट वर्ड साइड एओर्टिक आर्क। और बर्ड्स के पास में यही एओर्टा ऐसे नहीं मुड़ के ये ऐसे मुड़ जाता है। ठीक है, मतलब कि राइट साइड एओर्टिक आर्क। तो ये एक पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है जो कि आता है जनरली एग्जाम्स में। द राइट एओर्टिक आर्क इज प्रेजेंट इन मैमल्स की बर्ड्स, तो हमें हमेशा फटाफट से आंसर करना होता है इट इज प्रेजेंट इन बर्ड्स। ठीक है, मैं यहां लिख देती हूं राइट एओर्टिक आर्क इज प्रेजेंट इन बर्ड्स। ठीक है, दिस इज डन। नेक्स्ट देख लो, रेस्पिरेशन की जब बात करें तो रेस्पिरेशन में बर्ड्स आर मोर प्रिविलेज्ड, वी विल से, एंड हैव अ बेटर रेस्पिरेटरी सिस्टम देन व्हाट वी हैव। हमारे से बेटर होता है उनके पास। कैसे? क्योंकि हम जब इंस्पिरेशन करते हैं तो हमारे लंग्स को ऑक्सीजन मिलती है, और जब हम एक्सपिरेशन करते हैं तो हमारे लंग्स से CO2 वाली रिच एयर जो है वो बाहर एक्सेल आउट हो जाती है। यही बोलते हैं हमेशा। बर्ड्स जब इंस्पिरेशन करती हैं तो उनकी लंग्स को ऑक्सीजन मिलती है, और थोड़ी बहुत ऑक्सीजन जो है वो पल्मोनरी सैक नाम के अपैरेटस में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, फिर जब बर्ड्स एक्सपिरेशन परफॉर्म करते हैं तो पल्मोनरी सैक से ऑक्सीजन लंग्स के पास जाती है और CO2 वाली एयर बाहर जाती है। मतलब कि डबल फायदा। जब इंस्पिरेशन कर रहे हैं तब भी ऑक्सीजन मिल रही लंग्स को, जब एक्सपिरेशन कर रहे हैं तब भी ऑक्सीजन मिल रही लंग्स को। इसीलिए बेटर एफिशिएंट सिस्टम है। इनके लंग्स के पास किसी भी समय ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं बर्ड्स जो कि कंटिन्यूसली फ्लाई करने वाले हैं, और इनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हमारे से बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए इनके पास में एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री डिवाइस क्या चीज है, इनके पास में प्रेजेंट होते हैं एयर सैक, इनके पास में प्रेजेंट होते हैं पल्मोनरी सैक, जो कि एक सप्लीमेंट है इनके रेस्पिरेशन के लिए, एक और फर्दर एड है इनके पास।
ठीक है, तो क्या बोलना है हमेशा, रेस्पिरेशन होता तो लंग्स के थ्रू ही है, लेकिन इनके पास में एक एयर फिल्ड कैविटीज, चेम्बर्स या पल्मोनरी सैक प्रेजेंट होते हैं जो कि इनके रेस्पिरेशन को फर्दर सप्लीमेंट करते हैं। कैसे? इंस्पिरेशन के समय तो ऑक्सीजन मिल ही रही थी, एक्सपिरेशन के समय भी लंग्स में ऑक्सीजन भेज देते हैं, ये दुगना फायदा इनके पास में पहुंचाते हैं। ठीक, दिस इज डन। तो हमारे पास में अब कुछ एक पॉइंट्स और क्लियर आउट हो गए। पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है पर एयर सैक की प्रेजेंट भी है, तो क्या बोल दोगे फटाक से, बर्ड्स की बात हो रही है। ठीक, नेक्स्ट देखो, सेक्सेस आर सेपरेट, डेफिनेटली, इसलिए मैंने यहाँ पर मोर की फोटो ली है। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी द मेल मोर, पीकॉक, पीकॉक ये बोलेंगे ना, रुको यार, मेरा पीकॉक, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे पीहन, पीहन, ठीक है, मेल हो जाएगा पीकॉक एंड फीमेल हो जाएगी पीहन। ठीक है, ओके, तो इन दीज ऑर्गेनिजम्स generally males are going to be more dance lovers when compared to the females. ठीक है, so they love dance. Okay, now we are able to discriminate them from the external appearances also. पर सारी चिड़िया को आप externally इतने आसानी से differentiate नहीं कर पाते एकदम से देखते से। जैसे कि मोर को तो मैंने जल्दी से बोल दिया, हाँ हाँ ये मेल है फीमेल है, ठीक है, बढ़िया। पर जैसे कि स्पैरो हो गई तो अपन एकदम से नहीं बोल पाएंगे उनके ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी डिफरेंसेस नहीं होंगे। उनके ऊपर जो मार्किंग्स होती हैं, जो उनके फेदर्स की ओरिएंटेशन होती है, थोड़े थोड़े ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स को बर्ड्स में डिस्क्रिमिनेट करने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो सेक्सेस आर सेपरेट है ना, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कैन बी सीन। ठीक है, मतलब कि अलग अलग मालूम पड़ सकते हैं हम लोगों को, ये मेल फीमेल अलग अलग दिख सकते हैं। इज प्रेजेंट इन मैनी, इज प्रेजेंट इन मैनी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन तो भाई सारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में इंटरनली होना है। हमारे पास में कोई पानी नहीं है जहां हम गैमीट रिलीज कर दें इधर बर्ड्स और रेप्टाइल्स और मैमल्स ताकि वो फर्टिलाइज हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, इसीलिए फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही होगा। ठीक है, ओवीपेरस होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स, बर्ड्स हमेशा एग ले करते हैं और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, मतलब कि कोई लार्वा नहीं बनता बर्ड्स का। बर्ड्स में एक, अगर अपन इमेजिन करें चिक, ठीक है, तो छोटा सा बेबी चिक जो है वो बाहर निकलता है, येलो कलर का, चूजा बोलते हैं इसको हिंदी में, और टॉम एंड जेरी में सभी लोगों ने देखा होगा वो, और वो चूजा जो है वो बड़ा होके मतलब हैन बन जाता है। ठीक है, या कॉक बन सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं है। एग्जाम्पल देख लो तुम लोग, पसंदीदा तुम्हारे कुछ एक चिड़ियाएं यहाँ पर मैंने ली हुई हैं, एकदम ध्यान से देखेंगे तो ये हमें दिख रहा है क्रो। ठीक है, और क्रो को हम लोग बोलते हैं कॉर्वस। ठीक है, कॉर्वस। ओके, ये हमें दिख रहा है कोलंबा, कोलंबा को हम लोग बोलते हैं पिजन। ये हमें दिख रहा है सिटाक्यूला, इसमें पी साइलेंट है, इसको बोलना है सिटाक्यूला, इसको हम लोग बोलते हैं पैरट। ठीक है, पैरट की लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होती है, सबको याद हो तो कोलंबा की 14 साल, क्रो की 14 साल होती है, 14 ईयर्स के आसपास कुछ, और कोलंबा और इसकी क्या नाम से, पैरट की होती है सम 140 ईयर्स के आसपास, बहुत जीता है ये। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास में कौन, ये हो गया हमारे पास में नियोफ्रॉन, वल्चर, और वल्चर जो है नियोफ्रॉन गिद्ध भी बोलते हैं इसको अपन। ठीक है, ये बेसिकली हेवीएस्ट बर्ड ऑफ प्रे है। हेवीएस्ट बर्ड ऑफ प्रे का मतलब क्या, ये अपने से भी ज्यादा वजन के ऑर्गेनिज्म पे शिकार कर सकता है, उनको उठा के ये आराम से उड़ सकता है, इतना वजन होल्डिंग कैपेसिटी है इनके पास में। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन हेवीएस्ट बर्ड ऑफ प्रे, वल्चर। ठीक है, गिद्ध, मैं लिख दूं यहाँ पे हेवीएस्ट बर्ड ऑफ प्रे इज गोइंग टू बी द गिद्ध। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पावो, पावो क्रिस्टस, पीकॉक को बोलते हैं हम लोग, हमारा नेशनल बर्ड जो है। एप्टिनोडाइट्स इज पेंगुइन, ये वाले जो हैं ये हमें मतलब कि ग्लेशियर्स ऐसे एरिया में बर्फीले जगहों पर देखने को मिलते हैं। स्ट्रूथ ये होता है ऑस्ट्रिच। ठीक है, जो हमने पहले देख लिया था फोटोग्राफ। दीज आर द एग्जाम्पल्स। नाउ नेवर आस्क्ड अ क्वेश्चन बट गिवन इन सम ऑफ द बुक्स, ठीक है, एंड द मॉड्यूल्स विच मेनी स्टूडेंट्स रेफर टू, देयर बाय आई एम जस्ट टीचिंग अ बिट ऑफ दिस थिंग। थोड़ा सा ध्यान रखना प्लीज। फेदर्स की बात करें तो हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं फेदर्स को, एक होता है रेमेजस और एक होता है रेट्रिसेस। ठीक है, जब फेदर की बात करें तो रेमेजस वो फेदर होता है जो कि इनके बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है, या इनके बॉडी के ऊपर या इनके विंग्स के ऊपर प्रेजेंट होता है।
1 सेकेंड. ओके. रेमेजेस इनकी बॉडी या विंग्स पे प्रेजेंट होते हैं. रेट्रिसेस इनके टेल फेदर्स होते हैं. टेल फेदर्स, ठीक है. टेल फेदर्स जनरली मोर के भी डिफरेंट होते हैं और बॉडी पे उसके अलग होते हैं. समझ रहे हो बात को? जैसे कि ये बॉडी पे फेदर्स हैं, है ही सही ना, लेकिन टेल फेदर्स अलग हैं. ठीक है, तो जनरली टेल फेदर्स लंबे होते हैं. रेट्रिसेस हमेशा लंबे होते हैं. यहाँ देखो तो ये टेल फेदर्स है, लंबे दिख रहे हैं, और बाकी बॉडी के फेदर्स कैसे दिख रहे हैं? छोटे छोटे होंगे. ठीक है, ऐसे करके. ओके, देख लो. टेल फेदर्स दे आर बैलेंस्ड इवनली लेफ्ट एंड राइट ऑफ द रैकेस. मतलब कि इनके पास जो रैकेस मिड सरफेस है, इसके दोनों साइड बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है. टेल फेदर बैलेंस करवाता है क्योंकि. ठीक है. फ्लाइट फेदर्स. फ्लाइट फेदर्स में क्या होता है कि एक साइड वाइड होता है और एक साइड नैरो होता है. अभी तुम कभी कोई फेदर उठा लाओ तो जैसे तुमसे कोई पूछे कि ये टेल फेदर नजर आ रहा है कि फ्लाइट फेदर नजर आ रहा है, तो तुम देख के बता सकते हो. ठीक है, कि अच्छा दोनों साइड इक्वल इक्वल है, मतलब कि टेल फेदर है. दोनों साइड इक्वल इक्वल नहीं है, मतलब कि फ्लाइट फेदर है. ठीक है, और फ्लाइट फेदर जो है हवा काटने में मदद करता है इनकी, एयर को. ठीक है. सेमी प्लूम फेदर्स, ये वो फेदर्स जो कि कभी बर्ड बाय चांस नहा के आई है किसी पानी में, ऐसा ऐसा हो गई है, छटपट कर दिया उसने पानी को इधर उधर, और जब वो बाहर निकले तो वो फेदर्स मुड़ मुड़ जाते हैं थोड़ा सा. समझ में आ रहा है? वो फेदर्स हैं जो कि बर्ड्स को हेल्प करते हैं फ्लोट करने के लिए. इनके बॉडी के नीचे साइड पे ज्यादा होते हैं वो, और इंसुलेटिव टाइप के होते हैं, ठंड से बचाते हैं और हवा के टकराव से बचाते हैं. ये ठंड में भी उड़ती होंगी. सोचो कि हम ठंड में बाहर निकलने में जो हमें ठंड लग जाती है, तो बर्ड्स को उड़ने में कितनी लग सकती है, पर नहीं लगती क्योंकि उनके पास इंसुलेटिंग फेदर्स होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं फिलोप्लूम फेदर्स. ये फिलोप्लूम फेदर्स जो है इनको सेंस करवाते हैं और बताते हैं कि इनको किस प्रकार का पोस्चर मेंटेन करना है. काफी सारी बर्ड्स जो होती हैं वो बेसिकली जब फ्लाइट कर रही होती है ना, तो वो एकदम से सडनली ऐसे वो बनाती हैं फॉर्मेशंस अलग अलग टाइप के. कुछ एक वी पैटर्न आते हैं, फिर वो अलग से डब्ल्यू पैटर्न हो जाता है, ऐसे करके. ये ओरिएंटेशन देना, सेंस करवाना, किस प्रकार से फ्लाई करेंगे कि तो सब लोग नॉर्मली चल पाएंगे, वो सब चीजों का जो अंदाजा देता है वो होता है फिलोप्लूम फेदर्स. ठीक है. फिर आते हैं ब्रिसल फेदर्स. ब्रिसल फेदर्स जो होते हैं वो मतलब ब्रश की तरह काम करते हैं. इनके माउथ वगैरह को प्रोटेक्ट करके रखते हैं. सेंसिटिव अपर्चर जो इनकी बॉडी में है उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं. डाउन फेदर्स, बर्ड नेस्लिंग्स भी बोलते हैं इनको हम लोग. ये वाले ये होते हैं बर्ड नेस्लिंग्स. कभी छोटे छोटे से बर्ड्स जस्ट एग से हैच हुए हो तो आपने देखा होगा कि जो एग से हैच हुआ बर्ड और वो घोंसला है, उस घोंसले में बहुत सारे छोटे छोटे सॉफ्ट सॉफ्ट फेदर्स होते हैं और वो घोंसले से नीचे भी गिर जाते हैं. ठीक है, उनको बोलते हैं बर्ड नेस्लिंग्स. इन्हीं को हम लोग बोलते हैं डाउन फेदर्स. ये छोटे बेबी बर्ड्स के पास में होते हैं बेसिकली, और उनको गर्मी प्रोवाइड करते हैं, उनको वार्मथ प्रोवाइड करते हैं. दैट इज इट. ठीक है, इसमें मैमिलिया पढ़ेंगे भी. अच्छा, अब मैं एक चीज बता दूं तुम लोगों को कि इसमें कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो कि हमारी छूट गई हैं और वो एनसीईआरटी का भी मेंशन नहीं करती, लेकिन मैं बता दूंगी आप लोगों को क्योंकि वो एग्जाम में आ सकते हैं. वो होती है फ्लाइट अडेप्टेशंस नाम की चीज. तो बर्ड्स के पास में उड़ने के लिए प्रेजेंट होती है फ्लाइट अडेप्टेशंस, और उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट फ्लाइट अडेप्टेशंस हमको ध्यान रखनी है वो मैं आप लोगों को एक टेबल के फॉर्म में लिखवा रही हूँ. ठीक है, फ्लाइट अडेप्टेशंस. ओके, कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे नहीं लिखवा रही हूँ, कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, पहले लिख देते हैं हम लोग. दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी. इनके पास बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइंड होती है. ठीक है, जो कि इनको हेल्प करती है उड़ने में, है ना. दूसरी चीज फेदर्स. ठीक है, फेदर्स इनके पास जो प्रेजेंट है वो इनके फ्लाइट अडेप्टेशन का पार्ट है. तीसरा देखते हैं हम लोग न्यूमैटिक बोन्स. इनके पास में हड्डियां कैसी होती हैं? न्यूमैटिक होती हैं, एयर फिल्ड कैविटीज वाली. ठीक है, जनरली एनसीईआरटी ऐसा बोलती है दैट बोन मैरो इज एब्सेंट इन बर्ड्स. हम भी लिख देते हैं, हालांकि ऐसा है नहीं. बोन मैरो में बोलना चाहिए कि बोन मैरो इन द शाफ्ट पोर्शन ऑफ बोन इज एब्सेंट, पर बोन मैरो बिल्कुल नहीं होती है ऐसा नहीं है. ठीक है, बिल्कुल होती है. इनके पास में रिचेस्ट ब्लड होता है. बर्ड्स हैव रिचेस्ट ब्लड. ठीक है, बर्ड्स हैव maximum number of RBCs per mm cube. RBCs per mm cube when compared to any other organism. इस दुनिया में किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास इतने RBC नहीं होते हैं जितने RBC बर्ड्स के पास होते हैं. ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे RBC होते हैं उनके पास. when compared to any other organism, to any other organisms. ठीक है, ये ध्यान रखना. ये होता है रिचेस्ट ब्लड. ठीक है, इसलिए बोलते हैं इनको हम लोग रिचेस्ट ब्लड होता है बर्ड्स का. ओके, आरबीसी की कंपैरिजन, आरबीसी के रिस्पेक्ट में.
चलो ओके, एक ये बात बता दी, न्यूमैटिक बोन्स, बोन मैरो एब्सेंट, और मैं यहाँ क्लियरली लिख रही हूँ, ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बात कौन बोल रहा है? NCERT बोल रही है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, इनके पास में प्रेजेंट होती है एक और चीज, हमारा रिब केज कैसा होता है, हम अगर अपने रिब्स की बात करें तो हम मान लेंगे ये सपोज एक रिब है, ये दूसरा रिब है, ये तीसरा रिब है, ठीक है। हमारे रिब्स के बीच में मसल्स प्रेजेंट जरूर होती हैं, लेकिन हड्डियों से हड्डियां जुड़ी हुई नहीं होती हैं। इनके रिब्स के बीच में क्या होता है ना, हड्डियों से हड्डियां जुड़ी हुई होती हैं कुछ इस प्रकार की प्रोजेक्शंस की मदद से, और इन प्रोजेक्शंस को मैं कलर चेंज कर देती हूं, इन प्रोजेक्शंस को हम लोग बोलते हैं अनसीनेट प्रोसेस। क्या बोलते हैं? अनसीनेट प्रोसेस, ठीक है। तो ऐसे बर्ड्स के पास में रिब्स के बीच में अनसीनेट प्रोसेस नाम की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो मैं लिख देती हूं, रिब्स आर सपोर्टेड बाय अनसीनेट प्रोसेसेस, ठीक है। ये आया समझ में? ओके, एक और बात देख लो, इनके पास में हमारी तरह क्लैविकल, और हमारे पास जो क्लैविकल बोन है इनके पास में ऐसी नहीं होगी, इनफैक्ट इनके पास में क्लैविकल और इंटर क्लैविकल फ्यूज होती है, और हम बोलते हैं विश बोन उसको, ठीक है। तो क्लैविकल जो हमारी कॉलर बोन होती है वो, प्लस इंटर क्लैविकल इन बर्ड्स की होती है फ्यूज्ड, ठीक है, फ्यूज्ड, और उसको बनाए थे हम लोग विश बोन, ठीक है, विश बोन, ठीक है। एक फेस्टिवल होता है फॉरेन में, उसको बोलते हैं थैंक्स गिविंग फेस्टिवल। वो थैंक्स गिविंग फेस्टिवल में चेयर के आसपास में सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं, और वो क्या करते हैं, विश बोन लेते हैं, फिर विश बोन लेके एक इधर से खींचता है, एक इधर से खींचता है, दो लोग खींचते हैं, ठीक है। फिर जिसके हाथ में बड़ा पोर्शन आता है विश बोन का, वो विश मांगता है, उसकी विश पूरी होती है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक मतलब उनके यहाँ पर एक कल्चर है, बता रही हूँ मैं। तो ये विश बोन नाम होता है इसका इसलिए, है ना, हालांकि होती है क्लैविकल इंटर क्लैविकल फ्यूज्ड बोन्स, ठीक है। अच्छा, एक और चीज देख लेते हैं, इनके पास में जो है यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता। अगर ये यूरिन स्टोर करेंगे सोचो तो उड़ कैसे पाएंगे, नहीं होता, इसीलिए यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, इनके पास में सिंगल ओवरी की प्रेजेंस होती है, दो ओवरी की रिक्वायरमेंट नहीं। अभी ये मत सोचना प्लीज कि सिंगल ओवरी में एक बाहर इधर आ गया और बर्ड टेढ़ी उड़ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सिंगल ओवरी इसलिए कि कट शॉर्ट कर रहे हैं बॉडी से ऑर्गन्स को ये लोग, ठीक है, इसीलिए। तो यहां लिख देती हूं मैं, सिंगल ओवरी प्रेजेंट इन फीमेल्स, इन फीमेल्स, ठीक है। अच्छा, और क्या, H आ गया ना हमारे पास। हाँ, अब एक और चीज है कि इनके पास में जो टेल बोन होती है ना, टेल बोन, उसमें हमारी तरह हमारे पास में टेल बोन होती है, कॉर्डल बोन बोलते हैं हम लोग, इनके पास में भी टेल बोन होती है, और वो टेल बोन फ्यूज होती है, ठीक है। तो फ्यूज्ड टेल बोन होती है इनके पास, उसको बोलते हैं, वो ऐसी फ्यूज हो जाती है कि जिसके ऊपर वो टेल फेदर्स को अटैच कर सके, ठीक है। छोटी सी होती है टेल बोन, और उसके ऊपर टेल फेदर्स को अटैच कर लेते हैं वो लोग, तो हम उसको बोलते हैं पाइगो स्टाइल, पाइगो स्टाइल टेल बोन। क्या बोलते हैं? पाइगो स्टाइल मतलब कि टेल बोन फ्यूज्ड, ठीक है, ओके। और एक लास्ट चीज है, इनके पास स्टर्नम जो होता है ना वो कील्ड होता है, कील्ड स्टर्नम। हमारा स्टर्नम कैसा, फ्लैट स्टर्नम, उनका स्टर्नम कैसा, कील्ड स्टर्नम। कील्ड स्टर्नम ताकि इधर से विंग्स अटैच हो सके, इधर से विंग्स, मतलब इधर से मसल्स अटैच हो सके जो कि विंग्स के साथ जुड़ रही है, इधर से मसल अटैच हो सके विंग्स के साथ जुड़ रही है। बेसिकली फ्लाइट मसल्स को एक पॉइंट दे रहे हैं अटैचमेंट का, और वो होता है कील्ड स्टर्नम, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर G पॉइंट है, कील्ड स्टर्नम प्रेजेंट, कील्ड पॉइंटेड स्टर्नम प्रेजेंट, और उसको बोलते हैं कैरिना, ठीक है। स्टर्नम का क्या नाम होता है? कैरिना। इतने फ्लाइट अडेप्टेशंस भी काफी हैं, इतने भी काफी हैं, ठीक है। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, फेदर्स होते हैं, न्यूमैटिक बोन्स होती हैं, रिब्स में अनसिनेट प्रोसेस होती है, क्लैविकल इंटर क्लैविकल फ्यूज होके बनती है विश बोन। विश बोन का एक और नाम याद आ गया, प्लीज सुन लो, फर्क्यूला भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ओके। फिर यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है इनके पास में, सिंगल ओवरी होती है फीमेल्स में, पाइगो स्टाइल होता है इनके पास में, साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ टेल फेदर्स लिख दूं क्या, साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ टेल फेदर्स, ठीक है, ओके। कील्ड स्टर्नम कैरिना, ये हो गए इनकी फ्लाइट अडेप्टेशंस। इतनी भी तुमने अगर कहीं लिख दी ना किसी थ्योरी वाले पेपर में, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज, अगर बाय एनी चांस एम्स वगैरह में आ गई तो, मतलब एम्स का एग्जाम अलग से तो नहीं होगा, ऑफ कोर्स ये बात है, नीट के पेपर में आ गया तो ठीक है, आ सकता है,
तो कभी आ गया तो तुम्हारे पास ये पॉइंट दिमाग में थोड़ा बहुत तो होगा, ठीक है. दैट इज इट. Aves is completed. We are going to complete with the mammals. This chapter will complete with the mammals portion. Okay, that is it. So bye everyone. We'll meet in the very next class, and please do not forget to like, share and subscribe my channel. And I am literally expecting a little bit faster growth on my channel. I'll try uploading maximum videos, पर मैं पढ़ा अच्छे से रही हूँ. I'm trying to cover each and every point, and I can guarantee that you will be the next students who will make me proud in the very next year. So bye everyone.